यूपीपीसीएस को ये फॉलो करेगा तो इसी टाइप का देगा क्वेश्चन। हाँ, यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूँ। हाँ, बहुत वहां जैसे मान लीजिए कि और सब बीपीएस वगैरह में क्या है, आगे यहाँ से आपको ये दे देगा भारत का क्या नंबरिंग है। बहुत लोग याद करता है कि भारत का जो भी गेम्स होता है कि स्वर्ण किसने जीता, रजत किसने जीता, किस स्टेट का था, भारत का क्या नंबरिंग होता है। और वहां पे क्या करता है यूपीपीसीएस का जो ये पैटर्न कर दिया, कुछ नहीं पूछेगा, इसका नंबरिंग पूछ देगा कौन सा है, 16वां है ये। और भारत का कितना रैंक है इसमें पैरालंपिक 48 उसमें था, ठीक। लिखवाए उसमें 24वां रैंक है भारत का, इसमें 24वां रैंक है भारत का। टोटल कितना जीता था भारत पदक, टोटल पदक कितना था पैरालंपिक में, 19 था। स्वर्ण कितना था, लिख लीजिए। नहीं, स्वर्ण कितना था, 8 की 5, सर्च कीजिए तो कितना स्वर्ण था इसमें। 5, 8, 6 है। हाँ, यहाँ पे 5, 8 और 6 है। ये स्वर्ण है 5, स्वर्ण, रजत और कांस्य। ये पैरालंपिक का हो रहा है, ये 16वां का फैक्ट है। हाँ, 5, 8, 6 टोटल 19। पहला नंबर पे कौन था पैरालंपिक में, पैरा ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, ओलंपिक में था वो यूएसए, पैरा चाइना, चाइना दूसरा पे ब्रिटेन, ब्रिटेन और तीसरा हो गया आप लोग का यूएसए। पैरा ओलंपिक का ये आंकड़ा है, ठीक, देख लीजिएगा। पहला पे चीन था, दूसरा ब्रिटेन था और तीसरा पे यूएसए है, ठीक। और क्वेश्चन ये बना सकता है कि पैरालंपिक में किसको स्वर्ण पदक मिला है, ये नाम देख के ये ऑप्शन ये दे देगा, तो कम से कम स्वर्ण पदक विजेता का नाम जानना होगा आप लोग को, तो आप लोग नाम लिखिए। अवनी लेखरा, अवनी अवनी, हाँ मिला स्वर्ण पदक, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा के बारे में एक फैक्ट और है, अवनी लेखरा, अवनी लेखरा ये पहली महिला है स्वर्ण पदक, मतलब पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली, मतलब अभी तक की पहली महिला है अवनी लेखरा, स्वर्ण पदक मिला है। अवनी लेखरा नाम लिखिए। किसमें मिला है इनको, वो नोट कर लीजिए, किसमें मिला है, कितना मीटर के, यूपीपीसीएस का, हाँ यही, हाँ लिख लीजिए कि 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर, 10 मीटर एयर राइफल अवनी रेखा को मिला है गोल्ड। दूसरा पे सुमित अंतिल, सुमित अंतिल का नाम लिख लीजिए, सुमित अंतिल, सुमित अंतिल, सुमित अंतिल। दूसरा जेवलिन थ्रो मिला इनको, ये नाम को याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक दे देगा क्वेश्चन, ठीक ना। जेवलिन थ्रो में किनको ये स्वर्ण पदक मिला है, ऑप्शन में यहाँ पे दे देगा नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा दे देगा। एग्जामिनेशन हॉल का ऐसा प्रेशर होता है कि भले आप लोग यहाँ बैठ के जो बना रहे हैं, आप लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर बहुत टफ होता है। जैसे आप ओलंपिक देखिएगा और नीरज चोपड़ा का नाम देखिएगा तो दिमाग वहीं चल जाता है, क्योंकि देखिए पैरा ओलंपिक का खिलाड़ी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, और ओलंपिक क्या होता है कि आप लोग तैयारी भी नहीं किए होते हैं, तो किसी के चाय दुकान पर सुन लेते हैं नाम, किसी बुक पढ़ लेते हैं, न्यूज चैनल सुन लेते हैं। इसलिए पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो मिला था सुमित अंतिल को, गोल्डन स्वर्ण मिला था। तीसरा नंबर पे लिख लीजिए मनीष नरवाल, मनीष नरवाल,
50 मीटर पिस्टल में मनीष नरवाल किस फील्ड में मिला था? 50 मीटर पिस्टल, राइफल नहीं, पिस्टल में। पिस्टल राइफल अलग अलग चीज है। तीसरा मनीष नरवाल को मिला था। चौथा लिखिए प्रमोद भगत। हाँ, प्रमोद भगत बैडमिंटन में। प्रमोद भगत बैडमिंटन हो गया। और पांचवा थे कृष्णा नागर। पांचवा थे कृष्णा नागर। कृष्णा नागर ये भी बैडमिंटन के प्लेयर थे। ये भी बैडमिंटन है, कृष्णा नागर भी। सुहास एलवाई का नाम इसलिए कि पैरालंपिक से बनाएगा क्वेश्चन तो ज्यादा संभावना है कि सुहास एलवाई का। हाँ हाँ वही है इनका, सुहास एलवाई। सुहास एलवाई। एलवाई कहाँ क्या ये सही है? नाम क्या डिस्ट्रिक्ट का? नोएडा तो टाउन का नाम हो गया। गौतम बुद्ध नगर, याद कर लीजिए, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर ये डीएम है। गौतम बुद्ध नगर कहाँ पड़ता है? ये किस स्टेट में? यूपी में पड़ता है। यहीं के सुहास एलवाई डिप्टी कलेक्टर है, डीएम है। और इनको क्या मिला था पैरालंपिक में? पैरालंपिक में इनको मिला था रजत पदक। लिख लीजिए, रजत पदक मिला था। रजत पदक मिला था। किस गेम में मिला था? बैडमिंटन में मिला था इनको। बैडमिंटन में मिला था। इनके साथ एक फैक्ट और है कि ओलंपिक हिस्ट्री में, लिख लीजिए, सुहास एलवाई। सुहास एलवाई। नहीं नहीं, ये यहाँ के डीएम में, साउथ इंडियन है ये। क्या? एलवाई हो गया ना? हाँ, एलवाई ही चलता है इनका नाम। जो इनके मतलब कि जो बोर्ड पे नाम होता है ना, नेम प्लेट पे, इनका नाम नहीं होता है सिलवाई, सुहास एलवाई। और जो ओलंपिक में भी नाम जाता है इनका नाम नहीं जाता है। इनको मिला था रजत पदक बैडमिंटन। और एक फैक्ट आप लोग को और याद रखना होगा सुहास एलवाई से, कि ओलंपिक हिस्ट्री में, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो चाहे ओलंपिक हो, ठीक ना, ये पहले आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने कोई पदक जीता ओलंपिक में। ये पहले अधिकारी है सिविल सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं। और एक क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन सूचकांक 2021 कौन जारी करता है? किसने जारी की? वित्तीय समावेशन सूचकांक। वित्तीय समावेशन सूचकांक अच्छा क्वेश्चन है। वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी किया इसको? देखिए ये क्या है कि किसने जारी किया? फाइनेंशियल, इसने किसने जारी किया? और 21 का सूचकांक है ये याद कीजिएगा, 21 सूचकांक है। किसने जारी किया पता है आप लोग को? वित्तीय समावेशन। ऑप्शन दे? नीति आयोग लिखिए। क्वेश्चन वीपीएससी का, मानिए कि आप लोग क्वेश्चन ही बना रहे हैं। नीति आयोग ए। हम ऑप्शन खुद से हम बनाए इसलिए देख बता रहे हैं, आप लोग को बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है। लिखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। और सी है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद। आर्थिक
सलाहकार परिषद, ये 2021 में ये सूचकांक किसने जारी किया है? देखिए तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, तो ई मान लीजिए, डी छोड़ देते हैं, ई, इसलिए कि ऐसा क्वेश्चन, एक बात है कि देखिए क्वेश्चन कराने का, एक बात बता रहे हैं आप लोग को, ये क्वेश्चन कराने का मेन फायदा क्या होता है। देखिए भाई, आप अभी जो फैक्ट लिखिएगा, फैक्ट फैक्ट आप रट रहे, फैक्ट पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा फायदा होता है कि अभी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जोड़ पड़ता है, जो प्रेशर पड़ता है, एक प्रक्रिया होता है, सोचने का एक प्रक्रिया होता है। तो अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन बनाते प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इस प्रक्रिया में डायरेक्ट कहाँ आते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में ही आते हैं। आप लोग क्लासरूम में एक सेट बनाइए या घर पे बैठ के सेट बनाइए, दोनों बड़ी फर्क हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे प्रेशर होता है, वहीं प्रेशर एग्जामिनेशन हॉल मिलेगा, और ये आप लोग खुल जाएगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। कौन होगा? वित्तीय समावेशन सूचकांक। और क्या वो किस टाइप का क्वेश्चन करता है, ये जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक 2021 अभी जारी किया, हमेशा जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, आरबीआई जारी करता है, आरबीआई लिख लीजिए। कुछ भगत जी को ना, हाँ तो फैक्ट पता ही आप लोग को। हाँ हाँ, ये देखिए यही कि एक ही टाइम में दोनों हुआ। क्या होता है, बहुत लड़के का जो मेन ध्यान होता है ओलंपिक पे, जो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है मेन, वहां पे होता है। पैरा ओलंपिक का फैक्ट बहुत कम लोग पढ़ता है, तो अब की बार आप लोग पैरा ओलंपिक का फैक्ट ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि पैरा ओलंपिक से ही बना दे क्वेश्चन। अच्छा देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बनाइए क्वेश्चन लिखिए पहले आप लोग। क्लास क्लास खत्म होगा तो 5 मिनट आप लोग कीजिए डिस्कशन, और करना भी चाहिए, बैठिए आप लोग डिस्कशन कीजिए, और अपना रणनीति भी सेट कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसका चीज बना रहे हैं, इससे फायदा मिलेगा। क्वेश्चन लिखिए कि केंद्र सरकार की नई प्रस्तावित नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एनएमपी केंद्र सरकार की नई प्रस्तावित नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी के तहत, इसके तहत परिसंपत्तियों की विमुद्रीकरण के कुल कितनी राशि जुटाने की सरकार की योजना है? इसके माध्यम से कुल कितनी राशि जुटाने की सरकार की योजना है? कितनी राशि इसके माध्यम से सरकार कितना राशि जुटाना चाहती है? पढ़े आप लोग इसको, बढ़िया क्वेश्चन है ये। 4 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, ऑप्शन लिख लीजिए, बना दीजिए। 4, 8, 10, 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, बी 10 लाख करोड़, सी 6 लाख करोड़, डी 8 लाख करोड़, और यहाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये। इसमें कौन सा आंसर होगा? 6 लाख करोड़, याद कर लीजिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, इतनी राशि जुटाने की योजना है सरकार की एनएमपी के द्वारा, नेशनल पाइपलाइन। ये फुल फॉर्म पूछ सकता है इसका, आप लोगों को होना चाहिए पता। 6 लाख करोड़ जाने के। अच्छा, ये जो योजना है एनएमपी कितने वर्ष के लिए प्रस्तावित है? ये एनएमपी जो योजना आया है कितने साल के लिए प्रस्तावित है? मतलब कितने साल के लिए, एक तरह से इसको आप ट्रायल भी बोल सकते हैं, कितने साल के लिए प्रस्तावित है? देखा जाएगा कि इसमें मतलब कि जो गवर्नमेंट लाई है उसमें गवर्नमेंट को
रियल में फायदा हो रहा है कि गवर्नमेंट लॉस में जा रही है? कितने साल के लिए प्रस्तावित है ये? कितने साल के लिए एनएमपी कितने साल के लिए प्रस्तावित है ये? ऑप्शन लिखिए। 2 वर्ष के लिए, 2, 5, 10। कितने साल के प्रस्तावित है? 2, 5, 10, 15 ही, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? कितने साल के लिए प्रस्तावित है योजना? इसका आंसर होगा ई। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एनएमपी कितने वर्ष के लिए प्रस्तावित योजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ये जो प्रस्तावित योजना है शुरुआत में 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन नहीं है 4, ये 4 वर्ष के लिए है। ये 4 वर्ष के लिए प्रस्तावित योजना है एनएमपी योजना। अच्छा, इसके माध्यम से मिलनी है कि जो जो ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां होती है, मतलब कि ये ब्राउनफील्ड संपत्तियों को एनएमपी को ये दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये बनेगा क्वेश्चन कि ये ब्राउनफील्ड संपत्तियां होती क्या है? ब्राउनफील्ड संपत्तियां, परिसंपत्तियां, ये क्या है परिसंपत्तियां? देखिए ये सब कुछ फैक्ट, देखिए क्या एक चीज बता रहे हैं और ब्राउनफील्ड संपत्तियां क्या है दिमाग में बता रहे हैं। जब आप लोग जीएस पेपर सेकंड जब मेंस लिखिएगा, आप लोग का पीटी हो जाएगा। जब जीएस पेपर मेंस लिखिएगा तो कुछ फैक्ट जैसे होता है कि आप लोग को सार्वजनिक उपक्रम से क्वेश्चन आ जाए, या भारत के आर्थिक विकास के लिए मतलब कुछ योजनाओं के बारे में पूछे, या फिर आपसे पूछे कि मतलब कि आप मतलब कि आपका वैसा आइडिया है जो कि भारत के आर्थिक विकास में मतलब कैसे उसमें योगदान हो, तो ये सब कुछ फैक्ट आप लोग डाल सकते हैं मेंस में। मेंस में अगर आप लोग ये सब फैक्ट डालिएगा पीटी का फैक्ट उठा के, जो कि क्वेश्चन का डिमांड होता है, तो नो डाउट 2-4 नंबर आपको मिले ज्यादा, और 2-4-5 नंबर से रिजल्ट होता है और नहीं होता है। ये मेंस की बहुत ही अच्छी रणनीति है। तो यहाँ से भी आप लोग फैक्ट उठा के डाल सकते हैं। ठीक, ये क्या होता है, ये ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां किसे कहा जाता है? लिख लीजिए, ये क्या है ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां? ऐसी आधारिक संरचना परियोजना, ऐसी आधारिक संरचनात्मक ये परियोजना जैसे कि जो कि बहुत सारी सरकारी कंपनियां होती हैं, ऐसी आधारिक संरचना कि जो अपने क्षमता से कम जो विद्वान होता है उसका क्षमता से कम उसका विद्वान होता है। लिख लीजिए, ऐसी आधारिक संरचनात्मक परियोजना जिसमें क्षमता से कम विद्वान हो रहा है, जिसमें क्षमता से कम विद्वान हो रहा है। देखिए ये क्षमता से कम विद्वान, जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनियां हैं, ये सरकारी कंपनी, उसका क्षमता है कि आपको साल में 1000 करोड़ उसको देना चाहिए बेनिफिट। साल में 1000 करोड़ बेनिफिट उसको देना है। सार्वजनिक क्षेत्र की वो कंपनी है, तो अभी वर्तमान में कितना भी सुधार हो, आप लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते कभी लेट लगती बहुत है, लाल सरकारी तनख्वाही है। तो जो क्षमता से जो कम विद्वान है, 1000 करोड़ की क्षमता है प्रॉफिट देने की, दे रहा है कि इतना वो 500 करोड़, 500 करोड़ उसका बेनिफिट मिल रहा है, या 500 से कम, तो उसका जो क्षमता से कम जो विद्वान होता है उसी को बोलते हैं ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां। इसी संपत्तियां को मतलब एनएमपी के सौंप दिया जाएगा। एक तरह से निजीकरण है ये, लेकिन देखिए एक तरह से निजीकरण, लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट आप लोग याद कीजिए कि ये इसके तहत जो भी परिसंपत्तियां दी जाएगी, यहाँ पे जो मतलब कि राइट होगा, मतलब कि जिसको स्वामी बोलते हैं उस कंपनी का, वो प्राइवेट कंपनी के पास नहीं रहेगी, निजी हाथ में नहीं रहेगा, वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। सरकार के पास ही उसका जो स्वामित्व रहेगा, सरकार के पास ही रहेगा। उसको 4 साल के लिए दे दिया जाएगा, इसका विद्वान क्षमता इतना है आप हाँ, एक तरह से निजीकरण बोलिए आप इसको। हाँ, 49% दे देगी।
हाँ वही बात हो गया इसका। आधा आधा देना पड़ेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के, सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन, उत्पादों के उत्पादन एवं इस्तेमाल को, उत्पादन एवं इस्तेमाल को किस किस तिथि से प्रतिबंधित करने के लिए, किस तिथि से प्रतिबंधित करने के लिए, किस तारीख से, किस तिथि से प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचना अगस्त 21 में जारी किया गया, अगस्त 21 में जारी किया गया, प्रतिबंधित करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए अगस्त 21 में जारी किया गया, किस तारीख से? कब किया गया? सबको पता है? ऑप्शन लिखिए। 1 दिसंबर 2021, 1 दिसंबर 2021, 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022, 1 अगस्त 2022 और 1 जुलाई 2022। पूछ सकता है क्वेश्चन बीपीएससी में। चारों ऑप्शन आप लोग लिखे हैं ना? 1 दिसंबर है, 1 जनवरी भी है, 1 जनवरी 2022 है, 1 जनवरी 2022 है, और फिर आप लोग को ए बी सी डी में आपको है 1 जून, 1 जून 2022 है। और ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन सा होगा इसमें आंसर? इसका आंसर होगा, आप लोग याद कर लीजिए, बी होगा, 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित हो जाएगा। पूछेगा तो गलत नहीं बनेगा, पूछेगा तो क्वेश्चन ये बीपीएससी में पूछ देगा तो 1 जुलाई 2022। अगला क्वेश्चन लीजिए, कृषि मंत्रालय के अगस्त में जारी, कृषि मंत्रालय के अगस्त में जारी चौथे अग्रिम अनुमानों में, चौथे अग्रिम अनुमानों में 2020-21 में, 2020-21 में, 2020-21 में अग्रिम अनुमान, हाँ अनुमान, जैसे कि चार्ट अनुमान निकलता है कृषि में, ठीक ना? तो ये लास्ट है, फसलों से, फसलों से ये पहले जिसका अनुमान होता है, लिखिए। हाँ ऐसे क्वेश्चन भी ऐसे ही करेगा। 2020-21 में देश में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन, देश में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर पर, अब तक के सर्वोच्च स्तर पर कितना अनुमानित है? 2020-21 में कितना खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान किया गया है? एक साल का ये डाटा है 2020-21 में, अभी तक का सबसे ज्यादा है खाद्यान्न उत्पादन, अनुमान किया गया है जो 308 मिलियन टन, 308 मिलियन टन, फैक्ट लिखे डायरेक्ट, 308 मिलियन टन। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है एक बार, खाद्यान्न उत्पादन से टोटल पूछ दिया था, 308 मिलियन टन है। उज्ज्वला योजना तो जानते होंगे आप लोग सब लोग, क्या है? गैस, बिजली कनेक्शन है कि गैस कनेक्शन है? निःशुल्क गैस कनेक्शन है ना, बिजली नहीं है ना, ऊर्जा। हाँ अच्छा अच्छा, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वल ये गैस है ना,
चलिए ठीक है, सही है। हाँ, उज्ज्वला है, उज्ज्वला गैस है, निःशुल्क गैस योजना है, ठीक ना। हाँ, गैस 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 कनेक्शन है, निःशुल्क गैस गैस कनेक्शन है। ऊर्जा में कंफ्यूज मत हुईगा। एक जगह पूछे थे हम, ठीक ना, तो वहां से हम दिए थे क्वेश्चन पे, ऑप्शन दिए थे, तो हम वहां पे दिए थे कि निर्धनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, और यहाँ पे निर्धनों को हम इसको ऊर्जा से हम लिख दिए थे, जोड़ दिए थे, सब लड़का बना दिया ये, लेकिन ये होगा निर्धनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, उज्ज्वला योजना। क्या उज्ज्वला योजना एक ही यही। हाँ वो हाँ हाँ हाँ, वो तो हम समझ गए आपकी बात को, लेकिन ये किया हुआ कि अभी इसका विस्तार किया गया, अभी इसका विस्तार किया गया। देखिए एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना, जब इस योजना को लागू किया गया था उसमें क्वेश्चन को पूछ चुका है, लेकिन फिर अभी इसका विस्तार किया गया, हो सकता है इसलिए जाना जरूरी है कि उज्ज्वला योजना है क्या। अगला लिखिए क्वेश्चन, किस देश में प्रति दंपति 3 बच्चों की नीति को प्रोत्साहन देने का निर्णय 2021 में किया गया। चाइना, बिल्कुल सही है, चाइना। पहले कितना था यहाँ पे, 1 से फिर हुआ 2, 2 से कर दिया 3। हाँ, हम 2 हमारे 3। एक बताइए कि उभरते सितारे कार्यक्रम, उभरते हैं क्या है, उभरते सितारे कार्यक्रम, याद रखिएगा ना, उभरते सितारे कार्यक्रम, उभरते सितारे कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है ये। देखिए बहुत यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऑप्शन का नाम पढ़ के बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे, सिनेमा से दे देगा, ठीक ना, बहुत सारा से सिनेमा से दे देगा, लिटरेचर से वो दे देगा, तो आदमी फंस जाएगा। ये जो कार्यक्रम है उभरते सितारे कार्यक्रम, ये क्वेश्चन पूछा है किस मंत्रालय की पहल है, किस मंत्रालय की पहल, ये लिखिए सूक्ष्म, सूक्ष्म एमएसएमई का है, सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। उभरते सितारे कार्यक्रम किस मंत्रालय की योजना है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। फिट फॉर 55 पैकेज क्या है, फिट फॉर 55 पैकेज क्या है, फिट फॉर, फिट फॉर, फिट फॉर 55, नहीं नहीं, किस मंत्रालय की बात करें, किस मंत्रालय की, क्या चाहिए, नहीं नहीं लेखक से नहीं होगा। देखिए इस मंत्रालय से जब है तो यहाँ से आप लोगों का मतलब कि ये बेसिक है, जो मतलब कि छोटे छोटे व्यापारियों को जो लोन देता है कि हाँ इससे स्टार्टअप से रिलेटेड है, स्टार्टअप से कि आप इतना पूंजी में कितना आगे बढ़ते हैं, और उसका मतलब मीडिया में इसका एक नाम भी आएगा। ये लिखे फिट फॉर 55 पैकेज, फिट फिट फॉर 55 पैकेज, लिख लीजिए फिट फॉर 55 पैकेज। इसके बारे में फैक्ट लिखिए कि सन 2030 तक 2030 तक 2030 तक सन 2030 तक यूरोपीय संघ में, सन 2030 तक यूरोपीय संघ में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर में, और यहाँ पे एक फैक्ट आ जाएगा ये भी कि कौन सा यूरोपीय संघ की बात है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ लिख लीजिए। हाँ, यह है कि सन 2030 तक यूरोपीय संघ में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से
1990 के स्तर से 55% की कमी लाना। 1990 के स्तर से 55% की कमी लाना। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन स्तर में, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाना। उत्सर्जन के स्तर में कमी लाना है। 1990 के स्तर में 55% तक की कमी लाना है। किसका है ये? यूरोपीय ये संघ पे है, सिर्फ ये लोग अपना ये, और कब तक? 2030 तक। यही है फिट फॉर 55 पैकेज। स्पर्श का संबंध किससे है? स्पर्श का संबंध किससे? स्पर्श, SPA स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श का संबंध SPARSH। स्पर्श का संबंध किससे है? ऑप्शन लंबा लंबा हो जाएगा, ठीक ना? वैसे हम लिख रहे हैं, आप लोगों को याद हो जाएगा, पढ़े हैं तो। स्पर्श योजना का संबंध एक सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों की पेंशन, लिखिए, सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों की पेंशन की स्वीकृति एवं वितरण से। स्पर्श योजना क्या है? लिख लीजिए, सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों की पेंशन, पेंशन की स्वीकृति, सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड, सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों की पेंशन की स्वीकृति एवं वितरण से है। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पूछ रहे तो SPARSH का लिख लीजिए, सिस्टम फॉर पेंशन, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रैंक्स, एडमिशन रक्षा, एडमिशन रक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, रक्षा, रक्षा हिंदी में RAKSH हो गया। सुखेत मॉडल मधुबनी, सुखेत मॉडल मधुबनी, ये क्या? सुखेत मॉडल मधुबनी लिखिए, सुखेत मॉडल मधुबनी। ऑप्शन दे देगा इसमें तो बहुत आदमी ये कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे जो बनाए थे लड़का कर दिया गलत। हम यहाँ पे जैसे कि ये मधुबनी नाम से मधुबनी पेंटिंग ऑप्शन था, ठीक, लड़का फंस गया था। आप लोग ये नहीं होगा, सुखेत मॉडल मधुबनी क्या है बता दीजिएगा। पहला लिखिए, पहला लिखिए नहीं, पहला सुन लीजिए कि गांव के कचरे एवं गोबर से बर्मी कंपोस्ट बनाना। सुखेत मॉडल, ये मॉडल क्या है कि गांव के कचरे एवं गोबर से बर्मी कंपोस्ट बनाना, यही होगा। हाँ यही आंसर है। आप लोग कि गांव के कचरे एवं गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाना, यही है ये सुखेत। सुखेत, खेत अलग कर लीजिएगा, सु प्लस खेत, समझिएगा, सु प्लस खेत। ये है गांव के कचरे एवं गोबर से बर्मी कंपोस्ट बनाना, कचरे और गोबर से बर्मी कंपोस्ट बनाना ही है सुखेत मॉडल मधुबनी। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, बताइए कि किस न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि, किस न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि रीट याचिकाओं और न्यायालयों में लंबित वादों का जो त्वरित सुनवाई होता है वो मौलिक अधिकार है। फिर से सुनिए क्वेश्चन कि किस न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि, कोर्ट की टिप्पणी की है कि रीट याचिकाओं
और जो हाईकोर्ट में जो न्यायालय जो लंबित वाद होता है उसका त्वरित सुनवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट, उसका त्वरित सुनवाई एक मौलिक अधिकार है। किस हाई कोर्ट का ये टिप्पणी है? हाँ, बंबई उच्च न्यायालय की। बंबई उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय। आप सुने हैं भूत जोलोकिया का क्या है ये? भूत जोलोकिया, हाँ, भूत जोलोकिया क्या है? हम्म, भूत जोलोकिया, ये क्या है? भूत जोलोकिया, लिख लीजिए, भूत जोलोकिया। ये है विश्व की सबसे विश्व की सबसे अधिक तीखी, विश्व की सबसे अधिक तीखी लाल मिर्च है। चलो लिख लीजिए कि विश्व की सबसे अधिक तीखी लाल मिर्च है ये। मुख्य रूप से इसकी खेती कहाँ पे होती है? क्वेश्चन ये है, हाँ, कि मुख्य रूप से इसकी खेती कहाँ होती है। ऐसे पूछे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नाम पूछ दे तो इसकी खेती नॉर्थ ईस्ट में हर जगह नहीं होता है। ऐसे पूछ दे तो लीजिए नॉर्थ ईस्ट होता है ये नागालैंड, नागालैंड। इसकी खेती जो होती है नागालैंड में होती है, और विश्व की ये सबसे अधिक तीखी लाल मिर्च है, भूत जोलोकिया। आप लोग ये रिजल्ट निकालिए, ठीक, आप लोग इंटरव्यू दीजिए, और जैसे आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन, तो हम ही खिलाएंगे, और नागालैंड हम लेके चलेंगे आप लोग को, और वहीं पे पार्टी दिया जाएगा, और वहीं पे आप लोग टेस्ट कीजिएगा। हम नहीं करेंगे, आप लोग टेस्ट करके बताइएगा कि सर वाकई सही बहुत तीखा है, हम टेस्ट नहीं करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए आप लोग कि किस दिवस को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसको एक तरह से क्लियर ही कर दिया। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिवस को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया? नहीं, ऑप्शन चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि हम वहां पे ऑप्शन देंगे जिससे कुछ आप लोग पेपर में बेनिफिट हो, और सारे क्वेश्चन हमें देगा ऑप्शन, इसलिए सारे क्वेश्चन ऑप्शन देंगे, तुम्हारा 10 क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक, रिवीजन इसका आप लोग फैक्ट लिखिए। 1 अगस्त 2021 को, 1 अगस्त, नहीं, और ये जो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है 1 अगस्त को हमेशा मनेगा। किससे हुआ? 1 अगस्त को ही 3 तलाक वाला जो हुआ था, अधिकार मिला था महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, ठीक ना। 1 अगस्त को ही उनको 3 तलाक देने का अधिकार मिला था, वो खत्म, इसीलिए 1 अगस्त को मनेगा ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, हमेशा हर साल 1 अगस्त को मिलेगा। खत्म हो गया था उसको। 3 तलाक से जिस तरह से मुस्लिम महिला प्रताड़ित होती थी तो उसको समाप्त कर दिया गया था, और नो डाउट सच्चाई भी 3 तलाक से मतलब मुस्लिम महिलाओं को बहुत शोषण होता था। ठीक, उसे मतलब नहीं हम लोग को क्या है क्या से मतलब नहीं है, ये दिवस 1 अगस्त को मनता है, हम लोग को ये पता होना चाहिए बस। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ऑप्शन देंगे आपकी क्वेश्चन में जो हम लिखवा रहे हैं उसमें दे रहे हो आप लोग ऑप्शन। लिखिए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2021 को, ये डेट भी याद रखिएगा, 9 अगस्त 2021 को पूछ भी सकता है। 9 अगस्त
2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की थी। ये पूछेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस तारीख को की थी? 9 अगस्त 2021 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की थी। इसमें किस विषय पर विचार विमर्श पर उनका संबोधन था? इसमें किस विषय के विचार विमर्श पर नरेंद्र मोदी जी का संबोधन था? कौन सा सब्जेक्ट था जिसपे वो बोले थे? इसमें आपको ऑप्शन हम देंगे। इससे पता चल जाएगी आप लोग करंट अफेयर कितना गहराई से पढ़ते हैं। क्या सिर्फ आप लोग मतलब कि वनडे, एक होता है कि एक पढ़ने का तरीका जो वनडे जो लड़का पढ़ता है उसका तरीका कुछ और होता है, लेकिन जो सिविल सर्विस का बच्चा होता है जिसका फोकस सिविल सर्विस है, सेम फैक्ट को वो दूसरे तरीके से पढ़ता है। वनडे वाले कुछ और फैक्ट निकालते हैं सेम मटेरियल, सिविल सर्विस वाले वहां से कुछ और फैक्ट निकालते हैं, उससे अंतर पता चल जाता है। ये बने क्वेश्चन। ये ऑप्शन लिखिए, आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा। आतंकवाद और ऑप्शन हम बना है आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा। ए ऑप्शन, आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा लिखिए। जैविक हथियारों के खतरे, जिन पे उनका संबोधन था क्या था? जैविक हथियारों के खतरे, जैविक हथियारों खतरे, और था राष्ट्रों के बीच बढ़ते संघर्ष। राष्ट्रों के बीच बढ़ते संघर्ष। और डी था स्टार वार्स, स्टार वार, स्टार्स वार पर, स्टार वार्स पर चर्चा। क्या था इस पे? ऑप्शन हो गया ये, क्या हो गया? क्वेश्चन क्या था बताइए तो? कि प्रधानमंत्री ने 9 अगस्त 2000 को, तो पता चला कि अध्यक्षता किए थे कितने तारीख को? इसका ऑप्शन होगा ई। इसमें कोई नहीं था। नहीं, जो सब्जेक्ट था उनका, जिस सब्जेक्ट पे उन्होंने बात किया था वो था समुद्री सुरक्षा पर। समुद्री सुरक्षा। अब नहीं भूलिएगा आप लोग, समुद्री सुरक्षा पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता किए थे ये। हाँ, समुद्री सुरक्षा पर। एक फैक्ट यहाँ पे और भी है कि अब अभी तो भारत अभी आप लोग को अस्थायी मेंबर भी है सुरक्षा परिषद का। हाँ, वही अस्थायी मेंबर है अभी। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत मतलब कि सुरक्षा परिषद का मेंबर होते हुए, मतलब मेंबर तो 15 मेंबर होते हैं ना, तो उसको मेंबर ही बोला जाएगा। मैंने भारत का सुरक्षा परिषद का मेंबर होते हुए भी कोई प्रधानमंत्री वहां के उस सभा को संबोधित किया है, पहले प्रधानमंत्री ने। क्वेश्चन लिखिए अगला। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, हाँ संघ जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 भारत का क्या रैंक था? 2020 में भारत का रैंक क्या था? 10वां रैंक था। एकदम सही है, 10वां रैंक था। पहला कौन था इसमें? पहला रैंक पे था कौन? लिखते जाइए आप लोग। अमेरिका था पहला। दूसरा क्या था? पहला अमेरिका था नहीं, पहला यूएसए।
USA। दूसरा नंबर लिखिए, दूसरा था यूके और सऊदी अरब, साथ में था दोनों। यूके, हाँ यूके यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब दूसरे नंबर पे था, सऊदी अरब। वैश्विक सुरक्षा सूचकांक में इंडिया 10 था, इंडिया, यूएसए प्रथम था, यूके और सऊदी अरब दूसरा था, तीसरा का नाम एस्टोनिया, तीसरा एस्टोनिया, हाँ हाँ तीसरा पे था एस्टोनिया। एस्टोनिया, एस्टोनिया तीसरे नंबर पे था। उस दिन जो आप जहाँ पे ये कंफ्यूज हुए थे, मतलब कि आपको कॉलेज का रैंकिंग में, तो उस दिन जो बताए थे वो क्यूएस का रैंकिंग बताया था ना आप लोग को। क्यूएस का था रैंकिंग, कहाँ की संस्था, ये ब्रिटेन की संस्था थी। पहला नंबर पे जिसे बताए थे कि कौन था, MIT, ठीक ना। अब जो भारत सरकार का जो पहले जो पहले मानव संसाधन विकास था, जिसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, उसका रैंक लिखिए आप लोग। क्वेश्चन लिखिए, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए शिक्षा मंत्रालय की 2021 का लिस्ट। शिक्षा मंत्रालय 2021, शिक्षा मंत्रालय 2021 का जो आया लिस्ट। ओवरऑल रैंक में लिखिए टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन है ओवरऑल। सबसे पहले कौन है, देखिए इसमें जो शिक्षा मंत्रालय जो निकाला है, बहुत श्रेणी निकाला है। सबसे पहले तो निकाला है आपको, मतलब ओवरऑल श्रेणी में जिसमें सब कुछ शामिल है। फिर निकाला है मतलब मेडिकल के लिए, मैनेजमेंट के लिए और डेंटल के लिए। बहुत सा जानने की जरूरत नहीं है, जो जानना है हम लिखवा दे रहे। ओवरऑल पूछता है, ओवरऑल आप लोग जानिए। ओवरऑल में सबसे पहला नंबर पर कौन है, IIT मद्रास। IIT मद्रास, IIT मद्रास है। और दूसरा नंबर पे इंडियन, क्या, नहीं, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है ये, बेंगलोर, बहुत बेंगलुरु में, ठीक। और एक बात, ये मतलब कि ओवरऑल जो ये बेंगलुरु का है, यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे है। हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी में इस रैंकिंग में ये जो IISc ये बंगलोर है, यूनिवर्सिटी के रैंक में आप लोग JNU भूल जाइए, यूनिवर्सिटी के रैंक में फर्स्ट पे है ये, पूछ दे तो यूनिवर्सिटी। तीसरा नंबर पे है, ओवरऑल बता रहे, तीसरा नंबर पे कौन सा है, IIT मुंबई, IIT बॉम्बे। तीसरा पे IIT बॉम्बे, 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 मुंबई भी नहीं, मुंबई भी नहीं है, बॉम्बे है। जैसे कि नाम बदल गया, मुंबई हो गया, मद्रास का नाम क्या हो गया, चेन्नई हो गया है। IIT चेन्नई दे देगा ना, हाँ, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। IIT चेन्नई दे देगा तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ई। और हाँ, और BPSC मारेगा ई, मानेगा तो फिर बवाल हो जाएगा। मद्रास। चौथा नंबर पर क्या है, IIT दिल्ली। 200 लिखवा दे, लिखिए। चौथा नंबर पे है IIT दिल्ली, हाँ दिल्ली, IIT दिल्ली चौथा पे। पांचवा पे IIT कानपुर, 5 नंबर पे IIT कानपुर। छठा नंबर पे IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर कहाँ पे पड़ता है, हाँ किस स्टेट में, पश्चिम बंगाल में, IIT खड़गपुर। 7वां पे लिखिए IIT रुड़की। रुड़की कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है, उत्तराखंड में रुड़की पड़ता है, हाँ IIT रुड़की। 8वां नंबर पे कौन है ओवरऑल में, 8 नंबर पे IIT गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी, हाँ 8 पे है IIT गुवाहाटी। IIT दिल्ली कितने नंबर पे है, चौथा नंबर पे है IIT दिल्ली। कौन, हाँ 9 पे कौन सा है, हाँ
9 पे कौन सा है? पुराना तो साथी आईटी था ना। सबसे पुराना हमारे देश में जो मतलब फेमस था, जब मतलब कि आईटी की संख्या नहीं बढ़ा था, आईटी साथी था। और सारा का सारा इसमें है। ये बताइए नॉन, ये 9 पे कौन सा है? 9 हम लिख दे रहे हैं। जेएनयू ओवरऑल में, जेएनयू नई दिल्ली ओवरऑल में 9 नंबर पे जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली। और 10वां पे आप लोग बताइए, कल्पना कीजिए, सोचिए आप लोग 10वां पे क्या हो सकता है पूरे देश में हैं? 10 नंबर पे सोचिए। 9 पे तो जेएनयू है, न्यू दिल्ली। मिरांडा यूनिवर्सिटी नहीं है, मिरिंडा हाउस कॉलेज है। और जो कि वो कॉलेज की श्रेणी में प्रथम नंबर पे है। मतलब कि वो ये है कि भारत का सबसे टॉप कॉलेज कौन है? मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है मिरांडा। 10वां पे हम लोग का पड़ोसी यूनिवर्सिटी है। एडमिशन आप लोग को अगर आसपास में कोई हो तो बोल दीजिए कि लिए बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बीएचयू बनारसी, बनारसी बीएचयू देश का सबसे बेहतरीन कॉलेज मिरांडा हाउस फर्स्ट रैंक पे है। और ये क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, ये तो मान लीजिए कि बहुत लड़का रट्टा मार के जाएगा, इसलिए सबको पता है क्वेश्चन बनता है। हाँ। नहीं नहीं, देखिए सब में है, डेंटल में, मैनेजमेंट में, ये बहुत एकदम नहीं बना क्वेश्चन, एकदम मत ये कंफ्यूज कि सबसे बढ़िया डेंटल कॉलेज या सबसे बढ़िया फार्मेसी कॉलेज, ये तो नहीं पूछेगा। जितना फैक्ट लिखा है इसी फैक्ट से बना क्वेश्चन। एक फैक्ट टफ क्वेश्चन बनेगा कहां से, जो कि देखिए ये सारा फैक्ट है, ज्यादा लड़के जो सीरियस स्टूडेंट है बीपीएससी के, सिविल सर्विस के, वो सारे फैक्ट रट के जाते हैं, उनको पता है कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है। लेकिन उनसे मिस्टेक क्या हो सकता है यहाँ पे, जो आप लिखिए कि किस नाम से इस रैंकिंग को जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने जो इस रैंकिंग को जारी किया है वो किस नाम से जारी किया है? हो सकता है कि ये फैक्ट स्लिप कर जाए किसी से और क्वेश्चन नहीं बना दे, तो क्वेश्चन लिखे किस नाम से इस रैंकिंग को जारी किया गया है। इंडिया रैंकिंग, इंडिया रैंकिंग, हाँ 2021। क्या भाई? हाँ पूछता नहीं हूँ, हाँ लेकिन ये ये जो शिक्षा मंत्रालय जारी किया है इस रैंकिंग को इस नाम से किया है, इंडिया रैंकिंग, इंडिया रैंकिंग किया है, इंडिया रैंकिंग, रैंकिंग 2021 के नाम से इस रिपोर्ट को किया है जारी। अगला क्वेश्चन लिखिए, बताइए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2021 को, 27 सितंबर 2021 को, 27 सितंबर 2021 को, 27 सितंबर लिख लीजिएगा, 27 सितंबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की? यहां से ये बन जाएगा कि मतलब कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। 27 सितंबर 2021 को नहीं, किससे रिलेटेड है, कब किया था, मतलब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तीसरी वर्षगांठ पर कौन सी योजना की शुरुआत की थी? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पलट के बन जाएगा, उलट जाएगा, क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की गई? 27 सितंबर 2021 को। ठीक,
एक अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग कि मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? क्या? पीएम पोषण योजना, ठीक ना? इसका नाम बदल के पीएम पोषण कर दिया गया। और जो मध्याह्न भोजन योजना थी, इसकी शुरुआत शुरुआत कब हुई थी? यूपीएससी का इस टाइप का क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है। ब्लैक बोर्ड योजना तो ये कौन योजना, शुरुआत उसकी शुरुआत कब हुई थी? मध्याह्न योजना भोजन योजना 1995 में, 1995 की योजना है ये मध्याह्न भोजन योजना। योजना का नाम लिख लीजिए, उसका शुरुआत लिख लीजिए 1995 में। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में, जिसका नाम बदल के प्रधानमंत्री पोषण पोषण योजना कर दिया गया। अगला क्वेश्चन लिखिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय सम्मेलन, 2+2 मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया के बीच कहां पे संपन्न हुआ? 2+2 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार कहां पे हुआ? पहली बार हुआ है ना दोनों के बीच, नई दिल्ली में हुआ। लिख लीजिए, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां पे हुआ? नई दिल्ली में, 11 सितंबर 2021 को। 11 सितंबर 2021 को। इसमें कौन कौन शामिल होता है? दोनों तरफ से नहीं, 2+2 में दोनों तरफ से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, दोनों तरफ से रक्षा मंत्री प्लस विदेश मंत्री ये शामिल होते हैं 2+2 में, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने इस वार्ता को किया है? कौन सा देश है ये? नहीं, रशिया के साथ तो अभी तक किया नहीं बात। किस नंबर का देश है ये? नहीं, देखिए ये फैक्ट लिख लीजिए कि अमेरिका और जापान के बाद, अमेरिका और जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है। अमेरिका और जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है। अमेरिका और जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया ऐसा तीसरा देश है जिसके साथ भारत ने 2+2 वार्ता की है। अमेरिका और जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया। चौथा किसके साथ संभावित है जिस पे बात चल रहा है? चौथा रूस के साथ, हुआ नहीं लेकिन संभावित है रूस के साथ। चौथा बहुत संभावना है। अभी जो 3 हुआ, सबसे पहले अमेरिका के साथ हुआ था 2+2, उसके बाद जापान के साथ हुआ था, तीसरा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए कि ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स, हाँ ब्रिक्स, ब्रिक्स का देखिए 13वां, ये याद रखिए, ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ? किसकी मेजबानी में हुआ था? भारत की मेजबानी में हुआ था, वर्चुअल तरीके से हुआ था। हाँ हाँ, मोदी जी की भारत की मेजबानी में हुआ था। तो ये स्वाभाविक सी बात, मुझे ये कौन सा है? 13वां है ये, ये 13वां है भारत की मेजबानी। ये क्वेश्चन बनेगा कि किस देश की मेजबानी में हुआ था, किस देश की मेजबानी में हुआ था, पूछ देगा क्वेश्चन। तो भारत की मेजबानी में हुआ था। किस तरीके से? वर्चुअल तरीके से हुआ था। और इसका थीम क्या था? तब यहां से चलिए, वर्चुअल तरीके से हुआ था तो यहां से पूछेगा थीम क्या था। ऑप्शन बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, थीम ही लिख लीजिए। इसका थीम क्या था? ब्रिक्स
ब्रिक्स ए, ब्रिक्स ए 15, ब्रिक्स ए 15, ब्रिक्स ए 15 15 और साथ में भी है, आगे लिखिए डैश करके, निरंतरता, हाँ निरंतरता समेकन, निरंतरता, निरंतरता समेकन, निरंतरता समेकन और समेकन और आम सहमति के लिए, समेकन और आम सहमति के लिए, और आम सहमति के लिए, आम सहमति के लिए, आम सहमति के लिए अंतर वृक्ष सहयोग, थीम याद रख लीजिएगा, अंतर वृक्ष सहयोग, अंतर वृक्ष सहयोग, और ब्रिक ब्रिक ब्रिक, ये ब्रिक, अंतर ब्रिक सहयोग, कॉपरेशन, और ये इसका है टोटल। थीम आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है दे दे थीम, इसमें मत जाइएगा, हो सकता है कि चारों ऑप्शन दे दे, ये चारों ऑप्शन दे देगा ये, और ये वाला कर देगा चेंज। इसी फैक्ट लिखिए, इसी ब्रिक्स में ही फैक्ट लिख लीजिए। यह तीसरा अवसर था जब ब्रिक्स की मेजबानी भारत ने किया, इसी का फैक्ट लिख लीजिए। यह तीसरा अवसर था जब ब्रिक्स की मेजबानी भारत ने की। 2012 में पहले किया था, 2012 में, 2016 में और अभी 2021 में, मतलब भारत ने तीसरी बार इसकी मेजबानी की है, तीसरी बार मेजबानी की है भारत ने। और 14वां कहां प्रस्तावित है? 14वां कहां पे है? चाइना में 2022 में। 14वां 13वां था ना ये, 14वां चाइना में है, 14वां 2022 चीन में, चीन में। ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ आप लोग फैक्ट लिख लीजिए, ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिख लीजिए कि विश्व की लगभग 42% जो जनसंख्या है ब्रिक्स रहती है। दुनिया का जो जनसंख्या, दुनिया के जनसंख्या का 42% जनसंख्या, हाँ ब्रिक्स देशों में। 100% में सोचिए, लगभग लिख लीजिए, लगभग 21 कुछ पड़ता है ब्रिक्स देशों में। सोचिए 100% में सिर्फ मात्र 5 देश है जिसमें 42% जनसंख्या ब्रिक्स देश में वास करती है, और ब्राजील भी है, ब्राजील में अच्छा खासा आबादी है, हाँ 42% लगभग। और ये कि इसका वैश्विक जीडीपी में, ब्रिक्स कंट्री का वैश्विक जीडीपी में संयुक्त योगदान कितना है इन लोग का? 24%, पूरे दुनिया के जीडीपी का 24% जीडीपी का ब्रिक्स देश में 24% ब्रिक्स देशों में है। और क्षेत्रफल कितना ब्रिक्स देशों का, पूरे दुनिया का क्षेत्रफल 29.3, पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का 29%, इतना परसेंट कवर करता है क्षेत्रफल का ब्रिक्स देश। जनसंख्या लगभग 42%, जीडीपी में इसका योगदान 24% है, और ये आपको क्षेत्रफल है 29.3, ये क्षेत्रफल। अच्छा, ऑक्स गठबंधन के बारे में तो सुने होंगे, वो चर्चा में ही। ऑक्स कौन कौन से देश इसमें शामिल है? ऑक्स में कौन कौन से शामिल है? यूएसए भी है। ऑक्स में कौन कौन है? ऑक्स गठबंधन में शामिल देश ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है,
और तीसरा कौन है? 3 देश इसमें, ब्रिटेन है, यूके है, यूके है। ऑक्स में 3 देश शामिल है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑक्स में शामिल है। ये बताइए कि ऑक्स का गठन जो किया गया, इसका गठन का उद्देश्य क्या है? हाँ, मुख्य देखिए, मतलब किस क्षेत्र में, अगर यहाँ से पूछ दे क्वेश्चन कि ऑक्स जो किया गया किस क्षेत्र में शक्ति संतुलन करने के लिए, किस क्षेत्र का शक्ति संतुलन करने के लिए ऑक्स का गठन किया गया, किस क्षेत्र का शक्ति संतुलन को संतुलित करने के लिए? हिंद प्रशांत, हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र। चाइना का विस्तार तो इसी क्षेत्र में हो रहा है ना। चाइना का जो विस्तारवादी नीति जो बढ़ रहा है इसी क्षेत्र में बढ़ रहा है ना, इसी क्षेत्र में संतुलन के पक्ष का। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। और क्वाड को तो मतलब कि क्वाड का बहुत जगह इसलिए आलोचना कर रहा है चीन और बहुत कंट्री की, ये मतलब कि जिस तरह संगठन है उसको दूसरा नाटो बना जा रहा है क्वाड को, QUAD, जिसमें वो 4 कंट्री है। बस क्वाड में कौन कौन है? क्वाड में प्रशांत महासागर, हिंद प्रशांत महासागर को घेरने वाले जितने चारों देश का बॉर्डर उसे टच करता है। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं कहां पे है, और यूएसए। अगला क्वेश्चन लिखिए। अमेरिका की टाइम पत्रिका में 2021 की विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में भारत के कितने हैं? अमेरिका की टाइम पत्रिका में, टाइम 2021, टाइम पत्रिका 2021 में 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में कितने भारतीय हैं? अमेरिका के टाइम पत्रिका में 2021 के विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तित्वों में कितने हैं? नाम बताइए। नरेंद्र मोदी, वाला 2 है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। पिछली बार जो हम लोग को ये फैक्ट लिखवाए थे, जो उनको ये प्राइज मिला था, उसको शायद लोकमान जो प्राइज लिखवाया था ना, तो वो किसको मिला? साइरस पूनावाला को मिला था। लेकिन यहाँ पे कौन है? अदार पूनावाला, कंफ्यूज मत होइएगा, पूनावाला। और ये क्या है? सीरम का CEO है, और वो जो साइरस जो लिखवाए थे वो चेयरमैन है, और ये उसका CEO है। और भारत के टाइम पत्रिका में मात्र तीन पर्सनालिटी है, 3 पर्सनालिटी को 100 हस्तियों में शामिल किया है टाइम पत्रिका। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। आधार पूनावाला के बारे में तो आप लोगों को ये पता है, किसका CEO है, किस कंपनी का? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ये CEO है। ये 3 ही शामिल हैं प्रभावशाली व्यक्ति में। अगला क्वेश्चन लिखिए कि क्वाड का शिखर सम्मेलन 20 सितंबर 2021 को QUAD, क्वाड का शिखर सम्मेलन 2021 में, क्वाड का शिखर सम्मेलन कब हुआ था, कितने तारीख को? 20 सितंबर 2021 को हुआ था। 20 सितंबर को हुआ था, 20 सितंबर 2021 को। और कहां पे हुआ था बताइए? क्वाड का शिखर सम्मेलन 2021 में कहां पे हुआ था 20 सितंबर 2021 को? ऑस्ट्रेलिया, बताइए। ऑस्ट्रेलिया, जापान,
इंडिया, अमेरिका और ई। क्वाड का शिखर सम्मेलन 2021 में लिखिए, वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी में हुआ था। डीसी का मतलब क्या होता है? वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, डीसी का ये मतलब होता है। वाशिंगटन डीसी बोला जाता है ना, तो वाशिंगटन पता है जगह नाम है, और डीसी और डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया हो गया। हाँ हाँ हाँ, डीसी कोलंबिया। कहां पे हुआ था इसका? वाशिंगटन डीसी में हुआ था। और पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था क्वाड का? फैक्ट लिखिए, इसी में लिखिए फैक्ट। ये हुआ यहाँ पे, वर्चुअल नहीं हुआ था। ये वर्चुअल नहीं हुआ था। यहाँ पे पीएम हमारे प्रधानमंत्री गए थे, पहला वर्चुअल हुआ था। इसी का फैक्ट लिखिए, इसी में एक फैक्ट लिख लीजिए और जोड़ लीजिए कि क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन 12 मार्च 2021 को, हाँ 21 को, 12 मार्च 2021 को क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन 12/2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के मेजबानी में, अमेरिकी राष्ट्रपति के मेजबानी में हुआ था। वर्चुअल तरीके से हुआ था पहला शिखर सम्मेलन। क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 12 मार्च 2021 को। किसकी मेजबानी में हुआ था? जो बाइडेन के। कहां पे हुआ था? वर्चुअल हुआ था, ठीक। और ये जो ये हुआ है, ये दूसरा सम्मेलन है 20 सितंबर 21 को। और ये मतलब कि यहाँ पे क्या हो कि चारों देश के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित थे। लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? LIFE, लाइफ क्या है? लाइफ है क्या? LIFE नहीं, लाइफ एक संस्था है जिसको अभी अवार्ड मिला है। हम उसको बता, सबसे पहले लाइफ का फुल फॉर्म क्या होगा लिखिए तो। लीगल इंसिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। लीगल इंसिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पर्यावरण, ये लिख लीजिए उसका फुल फॉर्म। और इसको आपको जानिए क्या कि लाइफ संस्था है क्या। क्वेश्चन ये बन सकता है यहां से, लाइफ है क्या लिखिए। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली, यह पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाला एक विधिक संगठन है। लीगल संगठन, एक विधिक संगठन है। और 2021 में यहां बनाया क्वेश्चन कि 2021 में इस संगठन को इस संगठन को 2021 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाँ, राइट लाइवलीहुड, नाम ही राइट, ऐसे लिखे, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार के बहुत ही फेमस पुरस्कार है ये। नोबेल के समतुल्य माना जाता है इसको। 2021 में किसको मिला है? लाइफ को मिला है। किससे रिलेटेड ये संस्था है? लाइफ पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड संस्था है। 3 तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताइए कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? हाँ, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाँ, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, गुड।
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में। जब सिविल सर्विस का हम लोग पेपर दे रहे थे पीटी का, हम लोग शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पढ़ते नहीं थे, और वहां से दे दिया था क्वेश्चन कि शांति स्वरूप भटनागर में जो 35 साल से कम वाले को जो साइंस फिजिक्स जो वैज्ञानिक को दिया जाता था उसका नाम ही दे दिया था। तो और ये क्या है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से एक बार बीपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन कि किस क्षेत्र से रिलेटेड है। आपको साहित्य दे देगा, बहुत सारा फील्ड दे देगा, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर। 15 लोगों को दिया गया, वैसा नहीं पूछता है, लेकिन आपको हम लिख दिए पूछता एक बार पूछ चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग को जानना चाहिए कि किस फील्ड में ये पुरस्कार को दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। "400 डेज" ये बुक का नाम है, राइटर कौन है? 400 डेज 400 डेज का राइटर कौन है? चेतन भगत। पूछ देता है चेतन भगत से क्वेश्चन। वैसे चेतन भगत इतना हल्का राइटर के बारे में पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लिए इतना फेमस राइटर है और इतने लोगों के बीच इनका बुक जाता है कि यहाँ से बन जाता है क्वेश्चन। तो इनका न्यू बुक है 400 डेज। अगला किताब का पुस्तक का नाम लिखिए, हाउ टू, बुक का नाम है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर किसकी बुक है ये? हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट, टू है हाउ टू है, अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, AVOID, अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर किसकी बुक है? ये बुक किसकी है? लिखिए, बुक का नाम लिख लिए? बिल गेट्स है। अगला बुक लिखिए, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया किसकी बुक है ये? सुब्रमण्यम स्वामी की बुक है। सुब्रमण्यम, हाँ, उनकी बुक है ये। अच्छा, विश्व पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 'ऑप्शन से बन जाएगा। 15 सितंबर, 17 सितंबर, 22 सितंबर, 27 सितंबर, 20 पर्यावरण दिवस। और ये क्वेश्चन हमको लगता है कि जितना भी कंपटीशन होता है, मेरे ख्याल हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ चुका है। आईएएस से लेके ग्रुप डी तक में पूछ चुका है क्वेश्चन कि विश्व पर्यटन दिवस कब होता है। आईएएस से लेके ग्रुप डी तक में पूछा क्वेश्चन। ये होता है याद 27 सितंबर को। 27 सितंबर को बनता है, और ये क्वेश्चन हर जगह पूछा है, छूट में नहीं किया, हर जगह को 27 सितंबर को बनता है। हाँ नहीं, 27 सितंबर। सारा सितंबर देने का मतलब यही था, जो सारा सितंबर देने का मतलब था कि कंफ्यूजन हो। ठीक, हाँ। अच्छा, विश्व हृदय दिवस कब है जानना चाहिए? विश्व हृदय दिवस, हृदय, हाँ। इसलिए अभी हार्ट अटैक से बहुत बड़े बड़े लोगों की मौत हो रही है, ठीक ना? इसलिए क्वेश्चन सेट कर सकता है। विश्व हृदय दिवस कब मनता है?
29 सितंबर लिख लीजिए, 29 सितंबर को, 29 सितंबर को, 29 सितंबर को बनता है विश्व हृदय दिवस। लिख लिए कब बनता है, कितने तारीख को बनता है विश्व हृदय दिवस? 29 सितंबर को। और पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यटन दिवस कब बनता है? 27 सितंबर को। अगला क्वेश्चन लिखिए, संघाई सहयोग संगठन के, संघाई सहयोग संगठन के संयुक्त, संघाई सहयोग संगठन के संयुक्त सैन्याभ्यास पीसफुल मिशन, सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन के संयुक्त सैन्याभ्यास पीसफुल मिशन, पीसफुल मिशन, पीसफुल मिशन, पीसफुल, पीसफुल मिशन 25 सितंबर 2021 को कहां पे हुआ था? 25 सितंबर 2021 को कहां पे हुआ था? संघाई सहयोग संगठन में तो भारत भी सदस्य है ना, संघाई भारत में पाकिस्तान भी है। इस पीसफुल मिशन में दोनों शामिल था, भारत भी था और पाकिस्तान भी था। ये संघाई सहयोग संगठन के संयुक्त सैन्याभ्यास पीसफुल मिशन 25 सितंबर 2 अगस्त को 2021 को कहां पे आयोजित किया गया था? कहां पे आयोजित हुआ था? रशिया भी मेंबर है इसका, रशिया में हुआ था, रूस में हुआ था। हाँ मेंबर है ना रूस, रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखिए कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मिला के क्या क्वेश्चन? कब खोला गया उसको, कितने तारीख को खोला गया? 15 सितंबर 2021 को, 15 सितंबर 2021 को खोला गया। 15 सितंबर, 15 सितंबर क्या है? 15 सितंबर को खोला गया था ना। 15 सितंबर को क्यों, खास वजह था 15 सितंबर को संसद टीवी। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। हाँ लोकतंत्र दिवस है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 सितंबर। एक क्वेश्चन लिखिए कि एक दिन में लिखिए, एक दिन में कोरोना वायरस के कितने रिकॉर्ड टीके पड़े? एक दिन में, ऑप्शन पूछ देगा। एक दिन में कोरोना वायरस के कितने रिकॉर्ड टीके पड़े? उतना टीका एक दिन में पड़ गया था। 17 सितंबर 2021 को पूछ सकता है। 17 सितंबर 2021 को पड़ा था, कितना टीका पड़ा था? और ये मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक दिन में 2.43 करोड़ इतना टीका पड़ा था 17 सितंबर को। ये डेट पूछ सकता है, डायरेक्ट डेट पूछ सकता है या टीका पूछ सकता है, कितना करोड़ टीका पड़ा था। मोदी जी से रिलेटेड है, हाँ इसलिए इस फैक्ट को आप लोग याद कर लीजिए। 17 सितंबर 2021 को डेट पूछ देगा और संख्या पूछेगा तो 2.43 करोड़। एक क्वेश्चन लिखिए कि विश्व बैंक भी याद रखिएगा, जारी कौन करता था? विश्व बैंक। विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता सूचकांक,
कारोबारी सुगमता सूचकांक। हाँ, कारोबारी सुगमता, इजी सुगमता सूचकांक, सूचकांक। विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता सूचकांक, नहीं पहले इसके बारे में फैक्ट है, वो कैसे कुछ नहीं होगा। सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया, करता था ना, प्रकाशन बंद कर दिया। कौन करता था इसका प्रकाशन, ये देखिए क्वेश्चन बनेगा, इसका प्रकाशन कौन करता था? विश्व बैंक करता था। विश्व बैंक ने इसका प्रकाशन बंद कर दिया। अब हमेशा यहाँ से क्वेश्चन करता था, विश्व बैंक ने इसका प्रकाशन बंद कर दिया। और कब निर्णय लिया? 15 सितंबर 2021 को। 15 सितंबर 2021 को विश्व बैंक ने निर्णय लिया कि इसका प्रकाशन अब वो नहीं करेगा। ऐसा निर्णय क्यों, मतलब ऐसा निर्णय क्यों लिया गया कि नहीं, यहाँ पे एक रिपोर्ट आया था कि जो ये रिपोर्ट बनाता था चाइना के फेवर बनाता था, चाइना के आंकड़ा के साथ हेरफेर करता था, और ये प्रूफ हो चुका। ये आंकड़ा, ये जो भी कंप्लेन किया था, आंकड़ा प्रूफ हो चुका। इसीलिए अब विश्व बैंक कारोबारी सुगमता सूचकांक अब नहीं जारी करेगा। हाँ, ये प्रकाशन बंद हो गया, ये नहीं करेगा। अमेरिकी ओपन टेनिस, अमेरिकी ओपन टेनिस, ओपन टेनिस। अच्छा ये बताइए आप लोग कि टोटल ये ग्रैंड स्लैम कितना होता है? सबसे पहले कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन। फिर कौन होता है ऑस्ट्रेलियन के बाद? फ्रेंच, फ्रेंच होता है। विंबलडन होता है। सबसे पहला कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन होता है। और सबसे लास्ट कौन होता है? यूएस। ठीक, ये होता है। तो ये सबसे लास्ट है। पुरुष विजेता बताइए, आप लोग पढ़े होंगे पुरुष विजेता और महिला। आप लोग ये पता होना चाहिए कि इससे पहले जो भी ऑस्ट्रेलिया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया हुआ था, फ्रेंच हुआ था, और आपको विंबलडन हुआ था। ठीक, तीनों कौन जीता था? नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। ठीक, ये हुआ था ना। और नोवाक, ये जोकोविच अभी तक कितना, ये नहीं 20 जीत चुका है, 20 बराबर किया है। ये अभी राफेल नडाल अभी ये बराबर किया है। 20 पे 3 लोग हैं। रोजर फेडरर, अमेरिकन ओपन 2021 की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन पढ़े आप लोग 2022। नहीं, हम यहाँ तक बता रहे हैं कि यहाँ तक भी, यहाँ पे जैसे कि ये जो आप लोग बता रहे हैं ना, ये पूरे आप लोग गलत बता रहे हैं। यहाँ पे मतलब कि ये लिखवाने का मेन कारण है कि जो 2021 में 4 ग्लैम स्लैम हुआ था, तीनों जीता था नोवाक जोकोविच, लेकिन ये नहीं जीत पाया था, अमेरिका नहीं जीत पाया था। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुआ। इसलिए तीनों बताने का मेरे नहीं था, तीनों तो नोवाक जीता था, लेकिन यहाँ पे दूसरा जीता था। नाम लिखिए, कौन जीता था? डेनिल मेदवेदेव, डेनिल मेदवेदेव, डेनिल मेदवेदेव, ये जीता था 21 का अमेरिका। कहाँ का है ये बताइए, जगह का पूछेगा नाम, कहाँ का रहने वाला है ये रसिया का है, रूस का है। किसको हरा के जीता था ये? किसको हरा के जीता था? किसको हरा के जीता था? इसलिए जाना पड़ेगा कि यहाँ पे मतलब कि नोवाक जोकोविच के लिए अगर ये जीत जाता तो रिकॉर्ड हो जाता। नोवाक को ही हराया था, नोवाक को हरा के ये जीता था रशिया का। महिला बताइए, महिला कौन थी? एम्मा रादुकानु, एम्मा रादुकानु महिला थी। एम्मा, एम्मा रादुकानु, एम्मा रादुकानु कहाँ की थी? एम्मा रादुकानु ये कहाँ की थी? एम्मा रादुकानु ब्रिटेन। एम्मा रादुकानु महिला विजेता थी, ये ब्रिटेन की थी।
हाँ, रादू कानून, रादू कानून। लुईस हैमिल्टन के बारे में एक फैक्ट आप लोग को पता होना चाहिए। नहीं नहीं, लैला फर्नांडिस है। लैला, लैला फर्नांडिस, लैला फर्नांडिस है। लैला फर्नांडिस को ये हरा के जीते हैं। और कहाँ की है ये लैला फर्नांडिस? वैसे इसलिए फैक्ट कनाडा की है। हम नहीं लिखवाए थे कि ये नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप पूछे बता दिए कि ये लैला फर्नांडिस है, ये कनाडा की रहने वाली है, इनको हरा के ये जीती थी रादू कानून। लुईस हैमिल्टन, हाँ, किस खेल से रिलेटेड है ये हैमिल्टन? लुईस हैमिल्टन कार रेसिंग से है। कहाँ के ये है? हाँ, कहाँ के हैं ये ब्रिटेन के हैं। इनके बारे में बात हम क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे चालक हैं, लेकिन हो सकता है कि यहां से बन सकता है क्वेश्चन कि 100 फार्मूला रेस जीतने वाले ये विश्व के पहले चालक हैं। कि 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले, फार्मूला फार्मूला 1 रेस जीतने वाले 100 मैच, ये विश्व के पहले चालक हैं। इसलिए हमको जानना इनके बारे में जरूरी है, लुईस हैमिल्टन के बारे में। हाँ, विश्व के पहले चालक हैं 100 से ज्यादा रेस जीतने वाले। अगला लिखिए क्वेश्चन, अगला फैक्ट लिखिए कि मोटर वाहनों की एक ही पंजीकरण से, पढ़े होंगे आप लोग इसलिए बहुत ही चर्चा में रहा था। कुछ फैक्ट है आप लोग जानते होंगे तो बताइए, नहीं तो लिखवा दे रहे हैं। मोटर वाहनों की एक ही पंजीकरण से पूरे भारत में, हाँ, पूरे भारत में परिवहन के लिए भारत सरकार ने, तो बताइए कितने तारीख को, बता दीजिए तो फिर। बीपीएससी है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए जो संभावना है, जो टॉपिक संभावना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है, उस टॉपिक का सारा फैक्ट याद कर लीजिए, इसे रिजल्ट छूटना नहीं चाहिए। हाँ, देखिए, मोटर वाहनों की एक ही पंजीकरण से पूरे भारत में परिवहन के लिए सरकार ने 15 सितंबर 2021 से 15 सितंबर 2021 से बीपीएस में ऐसा क्वेश्चन करता है। और हमको क्या है यहाँ पे कि एक नंबर से नहीं छूटना चाहिए। एक फैक्ट हमारा गलत होगा, जानने में क्या जा रहा है, हमको रिजल्ट से मतलब है। अब 15 सितंबर एक लिस्ट है, 1 नंबर 1 नेशन, कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछ देगा ये 1 नंबर 1 नेशन किससे रिलेटेड है, या ये पूछ देगा कि ये कितने तारीख से स्टार्ट हुआ था, कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, 1 नंबर 1 नेशन 15 सितंबर 2021। ये जो सीरीज जारी किया है, मतलब कि देखिए, सुनिए सुनिए एक मिनट सुनिए, जैसे यहाँ जो क्वेश्चन कर सकता है, जैसे पिछली बार किया था क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन कर देगा 1 नंबर से कि कौन सी सीरीज जारी की गई है, सीरीज पूछता है, सीरीज का नाम पूछ देगा। 1 नंबर 1 नेशन जो है किस किस सीरीज से जारी किया गया था, कौन सीरीज है? बीएस सीरीज। बीएस सीरीज ऐसा मत लिखिए, हम लिख रहे हैं कैसे लिखेगा हिंदी में, भारत सीरीज। ये भारत सीरीज के नाम से किया गया है जारी। 1 नंबर 1 नेशन, बीएस, बीएस दे सकता है, भारत सीरीज हो गया ना, बी से भारत, ए से सीरीज, क्या बीएच, हाँ, बीएच है। ठीक है,
पढ़े ना आप लोग इसको, पढ़ लिए ना आप लोग इसको ठीक से, इसलिए कि आप लोग इस फैक्ट को ठीक से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि ये वन नंबर वन नेशन की बात है, इसलिए यहाँ से फैक्ट उठा सकता है, आप लोग को जानना होगा। हाँ, भारत सीरीज, भारत सीरीज याद कर लीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन अच्छा, देखिए जो जो आप लोग फैक्ट पढ़ते रहिएगा, और जो जो फैक्ट संभावित है या जो पूछने की संभावना है, वो आप लोगों का मतलब कि अप्रैल तक का, अप्रैल तक ही पूछेगा। 8 मई को है पेपर, तो मेरे ख्याल से 10 अप्रैल तक पूछ सकता है। 20 दिन पहले तक नहीं 20-25 दिन पहले तक क्वेश्चन सेट हो रहा है, तो मतलब आप लोग को अप्रैल तक हम करा देंगे। ये क्वेश्चन लिखिए कि पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 24 से लेके 28 सितंबर 2021 को कहाँ आयोजित हुआ? पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, पहला हिमालयन 24 से 28, पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल 24 से लेके 28 तक, 24 से लेके 28 नहीं सितंबर, सितंबर है 24 से 28 सितंबर, सितंबर 2021 कहां पे हुआ था? ये पहला, पहला ही है इसलिए पूछ सकता है कहां पर, जगह का नाम पूछ रहे हैं, किस जगह पे हुआ था? लेह में हुआ था, लेह, लेह, लेह में सबसे पहले कहां पे हुआ? लेह में हुआ, लिख लीजिए फैक्ट, लेह में हुआ। ऑप्शन दे के ये कर सकता है, ये कंफर्म मतलब कि जितना भी हिमालयन राज्य है वहां का नाम दे देगा, सारा हिमालयन राज्य का ही नाम देगा। और इसमें उद्घाटन फिल्म कौन था? उद्घाटन फिल्म इसलिए जानना होगा कि ये फिल्म जो था कारगिल युद्ध के जो हीरो माने जाते हैं, विक्रम कुछ करके नाम था उनका, विक्रम बत्रा, समझे, विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित था मूवी। ये उद्घाटन फिल्म था शेरशाह, शेरशाह किस पे आधारित है ये मूवी? विक्रम बत्रा, विक्रम बत्रा किस युद्ध से रिलेटेड है? विक्रम बत्रा, विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध। कारगिल कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? ये 1999, शेरशाह उद्घाटन मूवी था। और बताइए आप लोग, तैयारी 6 बज गया, आप लोग की ये तैयारी कैसी है? चल रही है ना? 6 सही है ना? 6 बज गया। क्या क्या बना रहे हैं अभी आप लोग? अच्छा ये कहाँ से आते हैं आप लोग? आसपास नहीं आते हैं? आप लोग का प्लानिंग क्या है, आप लोग बताइए। कब से आप लोग ये रिलैक्स होना चाहते हैं? 8 तारीख पेपर